आज के इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम में उपस्थित सभी मित्रों का स्वागत है। जैसा कि हम सबको विदित है कि इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम में हम समसामयिक प्रश्नों को लेकर उस विषय में आदरणीय गुरु जी की उपस्थिति में परिचर्चा करते हैं और उनके जो सैद्धांतिक विचार हैं, सत्यात्मक विचार हैं, उससे अवगत होते हैं। इस कड़ी में गुरु जी आज का जो प्रश्न है वो हमारा ही प्रश्न है। स्वागत है। सादर चरण स्पर्श गुरु जी। आजकल अधिकांश मोटिवेटर विवाह की अनावश्यकता की पैरवी करते हुए एकाकी रहने, स्वयं को प्रेम करने और स्वयं के लिए ही समय निकालने की सलाह समाज को दे रहे हैं। क्या इस तरह की विचारधारा के प्रभाव में मानवीय समाज में सदियों से स्थापित विवाह परंपरा और परिवार रूपी संस्था के विघटन का खतरा नहीं उत्पन्न हो रहा है? इस तरह की विचारधारा के उत्पन्न होने के क्या कारण हैं और मानवीय समाज के लिए विवाह और परिवार की सत्यात्मक सिद्धांत अनुसार क्या आवश्यकता और स्थिति है? इस पर कृपा कर विचार व्यक्त करें। स्वागत है। प्रश्न बहुत ही समसामयिक है। परिवार को लेकर है, विवाह को लेकर है। प्रश्न के अनुसार आज के समाज में वैवाहिक विघटन और पारिवारिक विध्वंस की परिस्थितियां दिख रही। वैवाहिक संबंधों में आने वाली गिरावट से लोग चिंतित हैं और वास्तव में लोगों की अपेक्षा ये ठीक भी है कि उनका चिंता करना भी जायज़ है कि वैवाहिक संबंध आवश्यक हैं, पारिवारिकता आवश्यक है। मनुष्य को अकेले जीवन यापन करना असंभव है, खास तौर से जिसका मानसिक विकास हो चुका है। पशुता में भी क्योंकि उनके पास मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो वे बोर नहीं होते। मनोबुद्धि उनको कुछ भी सोचने समझने जैसी बात नहीं है, इसलिए वो निश्चिंत है। अकेला एक पशु कहीं पड़ा है तो पड़ा है। समाज शास्त्र में आप पढ़ते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मानवीय सहजीविता को ही समाज की संज्ञा दी जाती है। अगर मनुष्य अकेले रह सकता तो सामाजिकता की बात ही नहीं आती। समाज में सीधे सामाजिक होना मनुष्यों के लिए संभव नहीं है, तो बीच में परिवार एक कड़ी है। संस्कृत में जैसे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं, उसी प्रकार से मानव जीवन भी है कि वो 1 से 2 होता है, 2 से 3, 4, 5 बहुलता को प्राप्त हो जाता है। तो एक तो व्यक्ति है, 2 होने पर उसे परिवार कहते हैं,
और 2 से अधिक होने पर, अगर किसी जगह पर 2 से अधिक वयस्क हों तो उसे समाज कहते हैं। माता पिता और उनके नाबालिग बच्चे अगर कहीं रह रहे हैं तो इसमें पारिवारिकता ही रहती है, क्योंकि वहां बालिग 2 ही हैं, और जब बालिग 2 हैं तो तीसरे का दखल नहीं है, बच्चे उन्हीं के अनुसार बह रहे हैं। इसलिए सामाजिकता का सवाल नहीं उठता, पारिवारिक ही जीवन रहा आता है। लेकिन जैसे ही बच्चे वयस्क होते हैं तो तुरंत ही सामाजिक प्रश्न उठता है, और अगर उनका विवाह हुआ तो साथ रहना उनको मुश्किल हो जाता है, एक से अनेक परिवार होने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो ये जानना इसमें बहुत जरूरी है कि हम लोग अगर बीच की पारिवारिकता की कड़ी को तोड़ते हैं तो हम सामाजिकता को खो बैठेंगे। फिर आपकी सामाजिकता, राष्ट्रीयता और सामष्टिक संबंध ये सब ताक पे रख जाएंगे। संबंधों का उदय ही वैवाहिक संबंधों से होता है। अगर विवाह नहीं है तो संबंधों का जन्म ही नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं कि संबंध तो भाई माता पिता से बच्चे पैदा हुए उसी से संबंध बन गया। समस्या ये है कि बच्चे पैदा होने से माता पिता का संबंध तो तभी होगा जब बच्चे हों। बच्चे होने के लिए ही लोगों को पति पत्नी का होना आवश्यक है। तो पति पत्नी का होना आवश्यक ना हो तो बच्चे कहां से आएंगे? तो बच्चों के लिए ये बहुत आवश्यक है कि आप विवाह करें। लोग कहते हैं बच्चे तो वैसे भी हो जाएंगे। समाज में अभी जो चिंतन पढ़े लिखों का है वो कहते हैं कि बच्चे तो वैसे हो जाएंगे। बच्चे ऐसे हो रहे हैं, पशुओं के हो रहे हैं, गाय भैंस के हो रहे हैं, बकरी भेड़ के हो रहे हैं। लेकिन आप उनको देखिए तो कि बच्चों को पालने पोसने, अब मनुष्य का बच्चा वैसा नहीं रह पाएगा जैसा आप सोच रहे हैं कि भेड़ बकरी जैसे बच्चे हो जाएंगे और कोई भी उनको पाल लेगा। बहुत मुश्किल है बच्चे पालना मनुष्य के। मनुष्यों के बच्चों की आप ये समझिए कि शुरुआत के तो 10-12 साल तक ऐसी स्थिति होती है जिसमें वो बिल्कुल ही अपरिपक्व रहते हैं। 12 से 18 साल में भी वो विवेक पूर्वक कोई निर्णय ले लेंगे, मनुष्यों की तरह संभव नहीं रहता। वो हार्मोनल उनके कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। हार्मोन्स हलचल में आते हैं 12 से 18 के बीच में। ये काल उनका हवाई उड़ान का रहता है। साइकिल तेज चलाते हैं, मोटरसाइकिल तेज चलाते हैं, स्कूटर तेज चलाते हैं, कारें तेज चलाते हैं। हर गाड़ी चाहते हैं कि वो जमीन छोड़ के ऊपर उड़ती हुई चले। उनके जीवन में बड़ी तीव्रता है। हवा में उड़ने की चेष्टा हार्मोन्स करते हैं। हार्मोन्स प्राण है, प्राण वायु है। वायु में उड़ान बहुत ज्यादा है। तो 18 साल तक भी बच्चा किसी काम का नहीं होता। और जानवरों के बच्चे तो कोई 8 साल में, कोई 10 साल में, कुत्ते 12 साल में, ये सब पैदा हुए। अब भेड़ बकरी तो 1-2 साल में सब जवान होके और वृद्ध होके सब खत्म हो जाते हैं। गाय भैंस भी 8-10 साल मुश्किल से चलते हैं,
फिर उसके बाद कुत्ते बिल्ली देखो, वो भी 10-12 साल। तो उनका तो बचपना, जवानी, बुढ़ापा सब वो बहुत ही लिमिटेड है। मच्छर कहो 1 ही 2 दिन चलता हो, तो मच्छरों के बच्चे होने और पालने में कितना संघर्ष है। कोई नहीं, बिल्कुल भी संघर्ष नहीं। मनुष्य के बच्चे को तो पैर पे खड़े होने में समय लग जाता है 1-1.5 साल। 1 साल के बाद ही वो अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश करता है, वो भी डिसबैलेंस। तो जानवरों की भांति इतनी शरीर में जड़ता मनुष्य के नहीं है कि उतनी ठंड सह ले, उतनी गर्मी सह ले अपने आप से और सब बिल्कुल डटा रहे मैदान में। मनुष्य संवेदनशील प्राणी हो रहा है, कौमल्य बढ़ रहा है उसका। गांडे की खाल नहीं है इसकी। इसको प्रश्रय चाहिए, आश्रय चाहिए, संरक्षण चाहिए, सुरक्षा चाहिए, सुविधा चाहिए, सुख चाहिए, मीठी बातें चाहिए, दुलार चाहिए, स्नेह चाहिए, प्यार चाहिए, मैत्री चाहिए, इसे आदर भी चाहिए, इसको पूज्यता चाहिए। पारिवारिकता, सामाजिकता के बिना आप इसको कैसे चलाएंगे? संबंधों की शुरुआत जब एक मनुष्य किसी दूसरे स्त्री या पुरुष को अपनाता है, स्वीकारता है, साथ रहने के लिए कमिट होता है, उनका गठबंधन किया जाता है विवाह संस्कार के समय। साझेदारी की उनकी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है कि साथ जिएंगे, साथ खाएंगे, साथ कमाएंगे, साथ चलेंगे, साथ पहनेंगे, साथ ओढ़ेंगे, साथ रहेंगे, साथ हंसेंगे, साथ नाचेंगे, साथ गाएंगे, साथ साथ सब एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार होंगे। तो आप उनको एक्सेप्ट करते हैं अपने अहंकार के विसर्जन के लिए। जितना दूसरे को स्वीकार करते हैं उतना आपका ईगो टूटता है। अकेले रह के आपको यही पता नहीं चलेगा कि आप अहंकारी हैं अथवा नहीं। दूसरे से मिलकर ही पता चलता है कि दूसरे की बात में कितना दर्द देता है हमको, दूसरे की बात से हम कितने हार्ट फील करते हैं, कितनी तकलीफ अनुभव करते हैं। दूसरे की छोटी छोटी बातें भी जब बुरी लगने लगे तो समझना चाहिए कि आपका ईगो बहुत स्ट्रांग है। तो विवाह कहता है एक दूसरे को स्वीकार करो, विशेष रूपेण कार्यभार संवहन करो, मिलकर के दोनों कार्य करो, एक दूसरे के भी भार को सहन करो, एक दूसरे के कर्तव्यों को, उत्तरदायित्वों को स्वीकार करो, साथ मिल करके उसे निभाओ। एक आदमी अकेला उसी काम को करे कठिन हो जाता है, उसी काम को 2 आदमी मिलकर करते हैं सरल हो जाता है। क्यों? इसलिए कि दूसरा सहयोग कर, एक भार भी उठाना है, एक अगर कोई उठाए तो नहीं उठता वही भार। 2 लोग, एक कोई मदद कर दे तो तुरंत उठ जाता है। एक आदमी खाना कमा के लाया, दूसरा घर में खाना बना दिया,
एक सब्जी लेके आया, दूसरे ने सब्जी पका दी। एक घर का सामान खरीद के लाया, दूसरे ने घर में सामान को जमा दिया। एक ने घर बनाया, दूसरे ने घर को साफ कर दिया, सुंदर बना दिया। ये मिलके जब आप कामों को करते हैं तो वो सरल होता जाता है। बच्चे पैदा हो गए हैं, अब एक आदमी अकेला है, मान लीजिए उसने बच्चे कर लिया, उसको दफ्तर जाना है, तो क्या वो कंधे पे बैठा के जाएगा बच्चे को? खेत जाएगा तो फिर कंधे पे बच्चे को लेके जाएगा। और या फिर अब बच्चा तो 5-10 साल तक तो उसको छोड़ के कहीं जाने की स्थिति नहीं रहती, तो आप काम कैसे करेंगे? या तो जानवरों की तरह, छिपकलियों की तरह उनको पैदा होते ही आजाद कर दो कि तुम्हारा जो होता हो, तो पहले ही दिन कुत्ता सियार खींच ले जाएंगे बच्चे को। छोड़ के देखिए, तुरंत बच्चा गायब हो जाएगा। आपको उसके साथ साथ ही हर जगह रहना होता है, उसके इर्द गिर्द ही बैठे रहना होता है। अगर आप सोच रहे हो कि किसी को दासी रख करके आप उससे काम करा लोगे, नहीं नहीं नहीं। माँ का मातृत्व किसी दासी दाई से नहीं मिलेगा, और दूसरे को दासी दाई बनाने का धंधा भी बंद करो। ये हमेशा कोशिश करो कि अपनी बहुत जो नज़दीकी जिम्मेदारियां हैं, महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं, उसके लिए नौकर मत ढूंढो। दूसरे को नौकर बनाने की चेष्टा भी बहुत अच्छी नहीं है, पशुता ही है। कि गाय बैल भैंस तुमने जैसे सांकल में बांध रखा है और उनको तो चलो उनकी सुरक्षा उसमें है, लेकिन मनुष्य को सांकल में बांध के आप नहीं रख सकते। मनुष्य एक मननशील प्राणी है, मान अपमान का बोध है, मूल्य बोध है, उसका भी स्वाभिमान है, उसको भी इज्जत बेइज्जती का अनुभव होता है, मान अपमान समझ में आते हैं। तो इसलिए नौकरी प्रथा, दास प्रथा, गुलामी प्रथा, दासी प्रथा, ये सब दिमाग से निकाल दो। सबसे पहले सोचो कि तुम अकेले पैदा हुए हो। अगर तुम अकेले ही संतुष्ट हो तो इस दुनिया में कोई भी बता दे क्या वो अकेले संतुष्ट है। और संतुष्ट अगर अकेले है तो वो समाज में क्यों घुसा हुआ है, परिवार में क्यों घुसा हुआ है, वो अकेले ही ऐसी जगह क्यों नहीं चला जाता। ये तो भाग के साधु भी हो जाता है कहीं, तो भी भीख मांगने समाज में ही घुसता है। कई बौद्ध भिक्षुओं को हमने सारे ही बौद्ध भिक्षु, जैन भिक्षु सब वैसे ही हैं, भीख मांग रहे हैं। शैव मार्गी भीख मांग बहु खाही। तो ये शैव मार्गी जितने हैं ये एकाकी विचरण करने की चेष्टा करते हैं त्रिशूल लेके, लेकिन खाना पीना ये ढूंढते हैं समाज में ही घुस के। दूसरे से आशा करते हैं कि कोई खाना कमा दे, फिर खाना बना भी दे, और फिर इनको बना बनाया खाना दे दे कि 2 रोटी दे दे माँ। अब माँ नहीं बोलता तो वो देगी भी नहीं। माँ कहने से वो थोड़ा दयार्द हो जाती है हर स्त्री। तो इसीलिए जो भी स्त्री दिखी उसे माँ खाना दे दे, तो वो खाना दे देगी। तुम्हारा ये एकाकीपन तुम्हारी जिंदगी के लिए जहर बना जा रहा है, तुमको दिख नहीं रहा। सामाजिक हो जाओ। एक दत्तुम पुरुष हो तो किसी स्त्री को स्वीकार कर लो। किसको स्वीकार करो? लेकिन जिसे तुम चाहते हो उसे नहीं, जो तुमको चाहती है उसको स्वीकार कर लो। जो तुमको नहीं चाहती है उसको तुम प्यार करने जाओगे तुमको मुर्गा बना दिया जाएगा। क्यों? पुरुष एक ऐसा प्राणी है जो सत्य को जानने, मानने, जीने, उस पर आस्था करने का हौसला रखता है, उत्साह रखता है, सामर्थ्य रखता है।
स्त्रियों में इतना हौसला, इतना उत्साह, जोखिम उठाने की इतनी हिम्मत उनकी नहीं होती, तो वे लोग सुरक्षा की दृष्टि से चलते हैं। तो वे एक अदद किसी सत्य पर विश्वास करने के बजाय वो किसी पुरुष की सत्ता पर विश्वास कर लेती है और उन पर विश्वास करके अपनी जिंदगी को उसी खूंटी पर टांग देती हैं, जैसे कोई कपड़ा टांग देता है किसी खूंटी पर अपने जीवन उसी खूंटी के सहारे। तो राह कील से लाग जो सो साबुत बच जाए, यह आपने सुना है दोहा। तो उनके साबुत बचे रहने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए एक ही बात है कि वो किसी पुरुष का सहारा ले लें। तो उनको, कई लोग सोचते हैं कि नहीं, स्त्री अबला नहीं है, उसको भी संघर्ष करना चाहिए। ये तुम जानबूझ के उस मछली को भड़का रहे हो। समझना कि तुझे किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं है, तू घाट पर विचरण कर अकेली। ये कौन समझा रहा है? मछुआरा, ताकि वो सहज शिकार बन सके। स्त्रियों को भड़का करके घर से, दुनिया के इधर उधर से, और उनको इंडिपेंडेंट घुमाने के लिए तुमने तैयार कर दिया ताकि तुम सहज शिकार कर सको। और ध्यान रखो, स्त्री को जो सबला बनाने में जुटे हुए हो, कहीं पुलिस में भर्ती कर रहे हो, कहीं आर्मी में भर्ती कर रहे हो, तुम बहुत खतरनाक लोग हो। ये सज्जन पुरुषों का विचार नहीं है, ये दुर्जन पुरुषों का विचार है। वो हर जगह उनको शिकार की तलाश है, तो इसलिए हर जगह उनको घुसा रहे हैं। सहज शिकार बनाने की चेष्टा है, और इसीलिए वैवाहिक संबंधों से भी तोड़ रहे हैं, क्योंकि पुरुष इनके पीछे खड़ा रहेगा तो इनको, अगर मछली का कोई मछला हो साथ में, तो शिकारी मुसीबत में फंस सकता है। अगर कोई ताकतवर हो तो शिकारी की जाल समेत लेके भाग जाएगा। तो ध्यान रखो, इस जाल से उनके बचने के लिए वो आपको पहले तोड़ेंगे। एक छोटी सी कथा है, आपको समझ में आएगी ज्यादा। एक शिकारी था, वो हाथी के बच्चे का शिकार करना चाहता था, और उसको पकड़ के सर्कस में बंद करके उससे साइकिल चलवाते हुए और अपना पैसा कमाना चाहता था। वो हाथियों के झुंड की तरफ जंगल में गया, एक गन्ना लेके। हाथियों के झुंड में एक बच्चा घूम रहा था, उसने उस बच्चे को दूर से गन्ना दिखाया। वो बच्चा गन्ने की तरफ आया, झुंड से कट गया, पिछड़ के चलने लगा, फिर धीरे 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 शिकारी की तरफ खिसकने लगा। शिकारी पेड़ की आड़ में खड़ा था, उसको धीरे से गन्ना दिया और चला गया। अगले दिन थोड़ी दूर खड़ा हुआ और दूर से ही उसके हाथी के बच्चे को गन्ना दिखाया। अब इस बार तो चूंकि उसे सब पता थी कहानी, तो तुरंत ही झुंड से कटने लगा, दूर हटने लगा, और दूर हट करके वो शिकारी की तरफ बढ़ने लगा, और गन्ना खाने के चक्कर में वो उससे दूर चला गया। गन्ना दिया चला गया। तीसरी बार वो और दूर खड़ा हुआ और वहां से गन्ना दिखाया। फिर उसने, उस दिन भी वही हाल हुआ। पहले से ही वो बच्चा बेचैन था, और जैसे ही दिखा तो एकदम झुंड से कट के और पीछे से झाड़ियों से छिपता हुआ वो वहां पहुंच गया गन्ना खाने। फिर क्या था, इस बार गन्ना जो था वो डंडे में बदल गया और बजा उसकी पीठ पर। गले में सांकल बांध दी गई और उसको घसीट करके ट्रक में लोड किया गया और उसको ले जाया गया। अगर वो हाथियों के, बड़े बड़े हाथियों के साथ रहा होता, अपने परिवार और लोगों के साथ, तो उसकी हिम्मत नहीं थी उसको पकड़ने की। ये सब टूट पड़ते, उसके ट्रक को भी पटक देते, उसको भी पटक देते।
तो ये जो लोग स्त्रियों को भड़का करके और उनके सुरक्षा कवच से बाहर निकालना चाहते हैं, वो बताते हैं कि तुम सुरक्षा नहीं, तुम गुलाम हो। पति गुलाम क्यों बनाएगा पत्नी को? बताइए, एक पिता अपने पुत्री को गुलाम क्यों बनाएगा? वे पिता तो पुत्री को एक थप्पड़ भी मारने से घबराता है, नहीं मार पाता कोई पिता। पुत्र को भले थोड़ा बहुत वो डांट दे दबा दे, लेकिन बेटी के प्रति तो पिता अतिशय संवेदनशील पाया गया है सर्वत्र। अब आप देख लीजिए, तो ये कहना कि पिता बेटी को गुलाम बनाया है, पति पत्नी को गुलाम बनाया है, भाई बहन को गुलाम बनाया है, ये सरासर धूर्तता है। कोई भाई अपनी बहन को गुलाम नहीं बनाता। हाँ, 1 से 5% दुष्ट सभी चीजों में है, तो जो अपराधी प्रवृत्ति का है उसकी बात नहीं है, लेकिन ये तो सामान्य सामाजिक बात है ना। समाज में जिनको रहना है वो अपराधी को थोड़ी रखते हैं। अपराधी को बाहर रखो, वो अंत्यज है, उसको बाहर करो, परित्याज्य है, वो बहिष्कृत्य है। जो अपराध करता है उसी को समाज से दलन करके बाहर कर दिया जाता है। उसी को प्राचीन काल में दलित कहते थे। दलित कोई जाति थोड़ी है। दलित माने होता है समाज से फाड़ करके अलग कर दिया गया है, उसे हटा दिया गया है, वो असामाजिक काम कर रहा था। तो इस सिद्धांत को समझने योग्य है कि महिलाओं को भड़का करके और उनको पति के विरुद्ध, सास के विरुद्ध, ससुर के विरुद्ध, भाई के विरुद्ध, पिता के विरुद्ध, जैसे बच्चे को आप भड़काइए तो ध्यान रखें कि बच्चे, स्त्रियां, वृद्ध और कोई आदमी बीमार है तो इनकी स्थिति एक जैसी कही गई है औचित्य की दृष्टि से, और ये सभी संरक्षणीय हैं। तो जो शास्त्रों में, नीति शास्त्रों में जो लिखा है कि बाल्यकाल में पिता संरक्षण करे स्त्री का, युवावस्था में पति संरक्षण करे स्त्री का, वृद्धावस्था में पुत्र संरक्षण करे, तो वो गुलाम बनाने के लिए थोड़ी कहा जा रहा है। जैसे कि छोटा बच्चा है तो मां संरक्षण करे, बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगे तो पिता संरक्षण करे। किसी के बारे में, पुरुष बच्चे के बारे में भी ये बात आप कह सकते हैं। जब बच्चा पढ़ने के लिए जाए तो वहां शिक्षक लोग उसका संरक्षण करें कि वो निकल के गेट से बाहर करते हैं लोग। एक बच्चे को पिता माता स्कूल छोड़ाते हैं और वहां जब तक वो रहते हैं तो अगले माता पिता शिक्षक लोग ही रहते हैं उनके स्कूल टाइम तक, और वो उनकी देखरेख करते हैं कि कोई बच्चा देखो बाहर ना निकलने पाए। वहां सिक्योरिटी गार्ड बैठा देते हैं गेट पे, कोई कहीं गाड़ी के नीचे ना आ जाए बाहर निकल के गलती से। तो उनको बहुत सुरक्षित ढंग से रखते हैं। फिर कोई आता है उसको हैंड ओवर करते हैं स्कूल छूटने पर। तो अब आप देखिए, सर्वत्र संरक्षण है कि उस बच्चे को गुलाम बना रहा है टीचर या कोई माता पिता। ये कहां से बात आती है? ये कोई दुष्ट प्रवृत्ति का जो चिंतक है जिसकी योजना ही गलत है, तो वो इसी चीज को गुलाम बनाने की बात कर रहा है। ये संरक्षण गुलामी थोड़ी है। संरक्षक तुम्हारे हित में बात करता है, तुम्हारे हितों के लिए काम करता है, तुम्हारे हितों के विरुद्ध नहीं। लेकिन अगर कोई दुष्ट होगा तब तुम्हारे हितों का नाश करेगा, तो दुष्टों से सावधान रहो। लेकिन आम समाज की बात तो मत करो ना। 1% आदमी गलत है तो 99% आदमी जो सही है वो क्यों नहीं दिख रहा तुमको? वो 1% को बाहर करो, समाज में ही मत रखो, तो समाज 100% सही रहेगा। ये लोग क्या करते हैं कि समाज की सदस्यता समाप्त नहीं करते दुष्ट की, उसको रखे रहते हैं। राष्ट्र की नागरिकता नहीं समाप्त करते, उसे फांसी चढ़ाने तैयार हैं, जेल में डालने तैयार हैं, दंडित करने तैयार हैं, सब कुछ करेंगे, लेकिन उसकी सदस्यता भंग करके बाहर नहीं करेंगे। क्यों? इनको अपराधी समाज में रखना है। अगर ये बाहर करने की परंपरा अपनाई गई
तो वे जो दुष्ट लोग हैं, जो अब तथाकथित समाज के कर्ता धर्ता बने रहते हैं, उन्हीं का नंबर आ जाएगा बाहर जाने का। इसीलिए वो अब जब बने रहना है तो उसी में कुछ गड़बड़ी करें तो भी समाज में रह आएंगे, और फिर तिकड़म हेरा फेरी करते हुए समाज में अपना छवि बना लेंगे कि तो महान है। तो उन दुष्टों को यदि समाज से बाहर किए जाने का, उन्हें दलित बनाने का, उन्हें निषिद्ध करने का, उनका प्रवेश निषेध कर दिया जाए, कोई घुसने न पाए समाज में, उन्हें बाहर किया जाए। उन्हें प्राचीन काल में बाहर करके ही उन्हें भंग कर दिया जाता था, तो इसीलिए वो भंगी कहलाते थे। अब आपने भंगी जाति बना दिया। जाति कहां से? बच्चा थोड़ी ना भंग, उसने कौन सा अपराध किया है? उसके बच्चे को क्यों बोलते हो भंगी? नहीं बोले भंगी जाति का। अरे भंगी से जन्मा होगा लेकिन वो थोड़ी भंगी, जन्मा भी हो तो भी वो स्वयं तो भंगी नहीं है ना। किसी की जाति भंगी होने से, कोई बच्चा अपराधी से पैदा हो गया तो बच्चा थोड़ी अपराधी, उसको अपराधी कैसे बोलूं? जिस किसी ने अपराध किया है वो अपराधी होता है। अब नहीं कर रहा है तो नहीं है अपराधी, और जिसने अभी किए ही नहीं है तो उसको कहां बता रहे हो कि अपराधी जाति का है? अपराधी की कोई जाति थोड़ी होती है। तो दलित कोई जाति नहीं है, निषाद कोई जाति नहीं है, ये सब समझना बहुत जरूरी है। कोई किसी से जन्म लेने के कारण वो थोड़ी हो जाता है खुद। डॉक्टर से जन्म लिया है तो क्या वो डॉक्टर पैदा हुआ है? प्रिंसिपल से जन्म लिया है कोई तो क्या प्रिंसिपल हो जाएगा वो बच्चा? पैदा होती बिना पढ़े लिखे कैसे प्रिंसिपल हो जाएगा? उसे कुछ आता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये समझने की जरूरत है कि हम लोग जिस तरह की बातें ये समाज में फैलाते हैं, व्यक्ति को परिवार नहीं बनाओगे तो समाज टूट जाएगा, इसे भली भांति जान लें। व्यक्ति को यदि परिवार नहीं बनाओगे, यानी किन्हीं दो व्यक्तियों को नहीं मिलाओगे, और स्त्री पुरुष का मेल बहुत उचित है, पारिवारिकता बहुत उचित है। स्त्री डिवोटी होती है, वो जिसको प्रिय मानती है उसके प्रति वो पूरी लगन से समर्पित रहती है। हाँ, उसे जो प्रिय नहीं है तो प्रियता बनने में उसको समय लग रहा है, तो उतने दिनों तक उसका थोड़ा सा उखड़ा उखड़ा सा रहेगा माहौल। लेकिन जैसे जैसे उसकी प्रियता बढ़ेगी किसी भी पुरुष के प्रति, तो वो प्रियता के कारण उसके साथ लड़ना बंद कर देगी, ये तय है। लेकिन तुम उसकी पसंद से कर ही नहीं रहे हो। स्वयंवर प्रथा भारत में थी, अब अपनाओ ना। तुम मध्यकाल में सब बिगाड़ लिए अपनी व्यवस्था। स्त्रियों की आजादी स्वयंवर प्रथा से बढ़कर कुछ नहीं होती। तो स्वयं वर्ण करें, जो उनको प्रिय है उसके साथ रहें वो। और पुरुष को जो भी ऐसा किसी का प्रस्ताव स्वीकार हो उसको वो स्वीकार करे अथवा ना करे, वो उसकी मर्जी पर है, उसकी कोई बाध्यता नहीं है। अगर स्त्री को कोई प्रिय है, वो रखती है प्रस्ताव, वो स्वीकार करे, अपने व्यवहार से उसको प्रभावित कर ले। अब वो मान जाए जब तो ठीक है, उसके साथ रहे। तो अपनी ही तपस्या, शंकर जी की बड़ी तपस्या से कहते हैं सती ने शिव को प्राप्त किया। तो भैया तपस्या करके प्रसन्न करो सामने वाले को। जब तुम्हारा देवता प्रसन्न हो जाएगा, स्वीकार कर लेगा, तो जाओ रहो उसके साथ। जब तक स्वीकार नहीं कर लेता उसके लिए व्रत करो, उपवास करो, उसको प्रयास करो, उसके लिए कार्य करो, जिंदगी जियो। तो ये बहुत बड़ी बात है। स्त्री पुरुष संयोग से बेहतर इस दुनिया में कोई संबंध नहीं होगा। इसलिए ये संबंध निश्चिंत रहें, ये थोड़े दिनों की हवा है। अभी आईक्यू विकसित हो रहा है तो सब, और उनको आईक्यू में स्वाभिमान जो है उनका दुराभिमान हो रहा है, इसलिए वो दो से जुड़ नहीं पा रहे हैं। दो का संबंध वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, अकेले अकेले रहना चाह रहे हैं। इस वजह से ये प्रॉब्लम उठ रही है। अभी थोड़े दिनों में देखेंगे इसका शमन हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। भावनात्मक विकास के साथ ही संबंध प्रारंभ हो जाएंगे, फिर उनकी देखी देखा बाकी नीचे वाले भी ऐसे ही करने लगते हैं, तो बहुत सरल हो जाने वाला है साथ रहने। हाँ, इसमें तलाक की भी सुविधा दे दो कि कभी कोई मनमुटाव हो जाए तो वो बाहर भी हो सकें। लेकिन जो डिवोटी होगा वो कभी बाहर नहीं होगा और ना कभी लड़ेगा, तो वो तो कई कई जन्मों, हजारों जन्मों तक भी साथ रह सकते हैं। और ध्यान रखो,
कोई कहीं समस्या नहीं है। आप बार बार जन्म लीजिए, मोक्ष का मतलब वो नहीं होता जो आप लोगों को समझा दिया, वो भी दुष्टता का ही प्रचार है। तो बार बार जन्म लो, हजारों बार जन्म लो, स्त्री पुरुष बार बार जन्म लो, वही वही युगल पैदा होते रहो, बार बार पति पत्नी बनो, इससे कहीं कोई बाधा नहीं। सब धर्म है, सब एक ही परमात्मा है, वही अनेक प्राणियों के रूप में विचरण कर रहा है। वो शाश्वत सनातन है तो अनेक प्राणियों में विचरण ही कर रहा है। वो कहाँ मुक्त होके जाएगा, वो क्या करेगा मुक्त होके? मुक्त होना होता तो ये अपना रूपाकार क्यों लेगा? वो इससे मुक्त होना नहीं है, वो अज्ञान से मुक्त होने की बात कर रहा है कि मूर्खतापूर्ण ढंग से ना जियो, सत्यतापूर्ण जियो, सत्य ही धर्म है। तो ये बात स्पष्ट हुई होगी मधुर जी। बहुत धन्यवाद आचार्य जी कि आपने इस जटिल विषय पर हम सब लोगों की समझ स्पष्ट की और यह हम सबको स्पष्ट हुआ है कि जो सहजीविता का जीवन है उसका प्रारंभ ही परिवार से होता है। और अगर विवाह जैसी घटना या स्त्री पुरुष संयोग को ही निर्मित कर दिया जाएगा तो आगे का जो वसुदेव कुटुंबकम का जो एक सिद्धांत है उसके भी क्रियान्वयन में उसके भी होने में प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। आदरणीय गुरु जी ने ये भी बहुत हम सब लोगों के सामने स्पष्ट किया, हमारी समझ को स्पष्ट किया है कि इस तरह की जो भी विचारधारा समाज में लगाई जाती है वो एक षड्यंत्र का हिस्सा होती है और जो इसकी सैद्धांतिक स्थितियां हैं उसको खंडित करने के लिए ही इस तरह की विचारधाराएं उत्पन्न की जाती हैं और उनको प्रसारित किया जाता है। सभी फेसबुक लाइव सुनने वाले मित्रों से अनुरोध है कि वो इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इन समसामयिक विषयों पर अन्य लोगों की भी समझ स्पष्ट हो सके। अगले फेसबुक लाइव कार्यक्रम में अगले रविवार को हम सब पुनः एकत्रित होंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।